तैयार हैं सभी? आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। अपने पास जो चैप्टर फर्स्ट जो है क्लास 10th में, उसमें पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और उसके अंदर लगभग 6 से 7 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, उन सबको हम एक एक को डिस्कस करेंगे ताकि हम चैप्टर को रिवाइज कर सकें। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी भी रिएक्शन होती है उनके अंदर दो रिएक्टेंट होते हैं, मतलब दो अभिकारक होते हैं। अभिकारक, अभिक्रिया, इसको हम समझते क्या होता है बच्चों। सबसे पहले है अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन। रिएक्शन यहां पर रिएक्शन या अभिक्रिया का अर्थ क्या हो गया? जब कोई दो मॉलिक्यूल्स या कोई दो एटम्स या कोई दो सॉल्ट या कोई दो रिएक्टेंट अभिकारक आपस में मिल जाते हैं और मिलकर क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें रासायनिक अभिक्रिया नाम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर केमिकल कंपाउंड को इंक्लूड किया जाता है। जब इसके अंदर केमिकल कंपाउंड को यूज किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो जाती है। एक वर्ड है अभिकारक। अभिकारक जिसका मतलब है बच्चों रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेता हो। किसी भी अभिक्रिया में कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल्स या कोई केमिकल कंपाउंड अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यानी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी अभिक्रिया के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल्स, कोई एटम या कोई रिएक्टेंट या कोई केमिकल कंपाउंड अगर किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया? एक प्रकार का अभिकारक हो जाता है। ठीक, अभिक्रिया मतलब यानी कि दो अभिकारक मिलेंगे और मिलकर क्या करते हैं? एक अभिक्रिया को रूप देते हैं। यानी कि अभिक्रिया का अर्थ क्या हुआ? जहां पर दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं और एक नया जो है प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसमें क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। इस चैप्टर में हम 6 से 7 प्रकार के रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि 6 से 7 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। उन अभिक्रियाओं के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए विलयन क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, विलायक क्या है, सॉल्वेंट, सोल्यूट, विले, विलायक, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। विलयन क्या होता है? यानी कि विलायक और विले, सॉल्वेंट और सोल्यूट अगर मिल जाता है तो वो क्या बनाएगा? विलयन बनाएगा, केमिकल तैयार कर लेगा, एक प्रकार का सॉल्यूशन। साल्ट भी बोल सकते हैं उसको हम। ठीक है, विले के अंदर होती क्या है? इंटेंसिटी कम होती है, यानी कि एक तो होता है विलायक, एक होता है विलायक, एक होता है विले और एक होता है बच्चों विलयन, है ना। यानी कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन का अर्थ यहां पर क्या है कि जब विलायक यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट यानी कि विलायक और विले अगर आपस में दोनों मिल जाएं, यानी कि अगर मैं यहां पर बच्चों विलायक को और विले को दोनों को आपस में मिला दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा बच्चों? मुझे यहां पर विलयन प्राप्त होगा, सॉल्यूशन प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल में, यानी कि कोई दो केमिकल कंपाउंड हो, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हो, ठीक है, तो वो HCl बन गया, एक प्रकार का विलयन है, सॉल्यूशन तैयार हो गया हमारे पास। यहां पर एक चीज को ध्यान देना है कि जब कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी विलयन तैयार होता है बच्चों, तो उसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। सॉल्वेंट यानी कि विलायक जो होता है उसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। और विलय पदार्थ यानी कि सोल्यूट जो मटेरियल है उसकी मात्रा हमेशा क्या होती है? कम होती है। इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। और इसकी मात्रा क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। जैसे कि एक छोटा सा घरेलू एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे कि मान लो आप चाय बना रहे हैं, तो जब चाय जो बन रही है वो किन दो चीजों से मिलकर बना रहे हैं? अपने 2 से 3 चीजें कि सर हमारे पास एक तो दूध है ना, मिल्क है, मिल्क। अच्छा, इसके अलावा सर चीनी और चाय है, चीनी प्लस पत्ती है ना, इसको पत्ती लिख देता हूं मैं, चाय ना लिख के, चीनी और पत्ती, शुगर एंड चाय जो है, टी लीफ जो है, टी लीव्स एंड शुगर को मैं मिला रहा हूं। तो यहां पर दूध की मात्रा आपने नोटिस की होगी ज्यादा होती है और चीनी और चाय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। यानी कि मान के चलिए अगर आपने 500 ग्राम दूध लिया तो उसके अंदर आपने एक ढक्कन
या आधा चम्मच, 1 चम्मच चीनी और उसी के आसपास जो चाय पत्ती का आप यूज करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यानी कि चीनी और पत्ती जो दो चीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, सोल्यूट मटेरियल है, यानी कि इनकी संख्या, इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, और विलायक जो होता है उसकी संख्या ज्यादा होती है। सिंपल एग्जांपल से ये भी समझ सकते हैं कि जो मटेरियल को घोलता है ना, जो मटेरियल को घोलता है, तो घोलता कौन है, विलायक घोलता है, तो ठीक है। और जो घुलता है, और घुलता कौन है बच्चों, चीनी चाय वगैरह है ना, ये घुलता है। तो जो मटेरियल घुल रहा है वो यहाँ पर क्या है बच्चों, विलेय है, सोल्यूट है। और जो घोल रहा है यानी कि जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, सोलवेंट यानी कि विलायक नाम दे दिया। अगर दोनों आपस में मिल जाए तो हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन यानी कि विलयन तैयार हो गया। अब चैप्टर फर्स्ट में हम सबसे पहले क्या हो रहे हैं, रिएक्शन देखेंगे। तो हमारे पास 6 से 7 प्रकार के रिएक्शन है। कौन कौन सी रिएक्शन है देखते हैं। देखो, एक तो हमारे पास है बच्चों संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। एक है हमारा संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक अभिक्रिया बच्चों हमारे पास वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक अभिक्रिया बच्चों हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। एक है बच्चों हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इट्स मीन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक अभिक्रिया है हमारे पास उपचन, उपचन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक अभिक्रिया है बच्चों अपचन, अपचयन यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये 6 प्रकार के हमारे पास रिएक्शन है। इन 6 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। 2 स्मॉलेस्ट पॉइंट्स और हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी यानी कि संक्षारण और विकृत गंधिता, संक्षारण और विकृत गंधिता यानी कि कोरोजन और रेंसिडिटी। ये 2 टॉपिक और हैं। अगर हमने ये 6 से 7 रिएक्शन समझ ली, अच्छे से दिमाग में बिठा ली, तो आप मान के चलिए कि चैप्टर फर्स्ट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया का अर्थ यहाँ पर क्या है कि अगर कोई 2 मॉलिक्यूल्स या कोई 2 अभिकारक आपस में मिल जाते हैं तो मिलकर क्या करते हैं, एक एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं ना, सिंगल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया के बारे में यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक है ना, 2 एंड मोर देन रिएक्टेंट मिल जाते हैं और मिलकर क्या करते हैं, एक नए प्रोडक्ट, एक नए उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो एक नया उत्पाद जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। नाम में लिखा है संयोजन मतलब जुड़ना, कोई 2 अभिकारक आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर क्या करेंगे, एक नए उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया, इसका अर्थ हो गया 2 अभिकारक आपस में जुड़ेंगे और मिलकर क्या करेंगे, एक एकल नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक एकल नए उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हियर 2 एंड मोर देन रिएक्टेंट आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, एंड न्यू प्रोडक्ट, नया जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा, उसे क्या कहते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक
दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है। टू एंड मोर देन रिएक्टेंट, टू एंड मोर देन रिएक्टेंट यानी कि दो या दो से अधिक, ठीक है, मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और क्या करेंगे बच्चों, एक न्यू प्रोडक्ट, एक नया उत्पाद हमें देंगे, न्यू प्रोडक्ट देंगे, नया उत्पाद का निर्माण करेंगे। रिएक्शन क्या होगी, सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है, अगर मैं दो हाइड्रोजन प्लस में दो क्लोरीन, मेरे पास क्या है बच्चों, दो हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं इसको H2 भी लिख सकता हूं। मेरे पास दो हाइड्रोजन है और दो यहां पर क्या है, क्लोरीन है। इन दोनों को मैं आपस में क्या कर रहा हूं, मिला रहा हूं। जब मैं इन दोनों अभिकारकों को या इन दो एटम्स को या दो केमिकल कंपाउंड्स को अगर आपस में मर्ज कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो मुझे क्या प्राप्त होता है बच्चों, एक एकल नया उत्पाद यानी कि 2HCl प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये जो एग्जांपल है किसका है, ये संयोजन अभिक्रिया का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब सिंपल सी वेव है, सिंपल सा कैसे कि सर जैसे कि डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक अभिकारक है, टू एंड मोर देन रिएक्टेंट आपस में क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जैसे कि दो हाइड्रोजन है और दो क्या है, क्लोरीन है। दोनों को जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त हो रही है, दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि दो अम्ल के अणु प्राप्त हो रहे हैं। इसके और एग्जांपल भी ले सकते हैं अपने, जैसे कि अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ देता हूं, मेरे पास एक कार्बन है और मेरे पास क्या है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है, और अगर मैं आपस को जोड़ देता हूं तो ये क्या बन गया बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर मैं यहाँ पर दो सोडियम लेता हूं प्लस में दो क्या लेता हूं बच्चों, क्लोरीन लेता हूं, तो मैं आपस में दोनों को जोड़ देता हूं और एग्जाम्पल क्या है, 2NaCl यानी कि दो सोडियम क्लोराइड के अणु प्राप्त हो गए। अब ये यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का उत्पाद है। अब क्या समझे कि सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या करेंगे, एक एकल नए उत्पाद का सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, सिंगल कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में सभी को, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, अगर आपको यहां पर क्या करनी हो, बैलेंस करना, यहाँ पे एक टॉपिक और है बच्चों, एक तो है कंकाली समीकरण, स्केलेटन रिएक्शन, कंकाली रिएक्शन, और एक है संतुलित अभिक्रिया, बैलेंस रिएक्शन, संतुलित अभिक्रिया बैलेंस, ठीक है। अब बैलेंस का अर्थ यहां पर क्या होता है, सिंपल वे में अगर समझें तो बच्चों ये जो एरो है इसके इधर और इसके इधर यानी कि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। परमाणुओं की संख्या, एटम्स नंबर, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अणुओं की संख्या और कंपाउंड्स यौगिक जो तैयार हो रहा है, इन दोनों के बीच में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये सिस्टम से आप काम करते हैं तो अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है। अगर अभिक्रिया बैलेंस नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं, मतलब स्केलेटन रिएक्शन बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड या असंतुलित नाम भी दे सकते हैं इसको, असंतुलित, असंतुलित रिएक्शन बैलेंस नहीं है बच्चों, है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन को दो कर देता हूं, सिंगल कर देता हूं ना, एक हाइड्रोजन कर दी मैंने, यहां पर Cl2 दो कर, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। अगर मैं यहां कार्बन दो कर देता हूं और यहां ऑक्सीजन दो कर देता हूं तो CO2, ऑक्सीजन तो दो है लेकिन कार्बन यहां पर क्या है, एक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस करने की सिंपल सी ट्रिक क्या करनी है, अपने को लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करना है। जैसे कि आपने लिया Na2 प्लस 3Cl2 लिया, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया डायरेक्ट 2NaCl, 2NaCl। अभी बताइए रिएक्शन अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है, यानी कि अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है या असंतुलित अभिक्रिया है,
अभी अनब्लेंस्ड है ना, असंतुलित अभिक्रिया। असंतुलित अनब्लेंस्ड का अर्थ है बच्चों की लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड जो है इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। बट यहां पर क्या है? नॉट इक्वल है, ये बराबर तो नहीं है। यानी कि अब इसको काउंट कैसे करेंगे जरा देखो। एन ए के पैरों में कितने लगे हैं बच्चों? एन ए के पैरों में 2 लगे हैं। अच्छा, क्लोरीन के आगे देखो बच्चों 3 लगे और क्लोरीन के नीचे भी कितने लगे हैं? 2 लगे हैं। आगे 3 लगे हैं, नीचे 2 लगे हैं। तो इस कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगी? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। तो क्लोरीन कितनी होगी बच्चों? क्लोरीन 6 हो गई, 6 हो गई। अब इधर आ जाओ, इधर सर Na देखो 2 है, Na के आगे 2 लगे, तो सर Cl के आगे तो कुछ नहीं लगा। अब आपके दिमाग में आता क्या है बच्चे? गड़बड़ पता क्या कर देते हैं कि सर Na के आगे तो 2 लगा है, तो मैंने मान लिया कि सर सोडियम तो 2 है, बट क्लोरीन के आगे कुछ नहीं है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों ये ट्रेन का डिब्बा है, ठीक है, ये क्या है? ट्रेन के डिब्बे हैं। हमारे यहाँ ट्रेन में 4 ही डिब्बे होते हैं, हमारे यहाँ ट्रेन में 4 डिब्बे होते हैं। और मैंने आगे लगा रखा है बच्चों बड़ा सा इंजन, ये इसके आगे लगा दिया मैंने इंजन। अब समझने वाली बात क्या है कि ये जो इंजन होगा ना, ये इस इंजन की पावर इस डिब्बे पर भी लग रही है, इस डिब्बे पर भी लग रही है, बोगी बोलते हैं ना इसको, तो इस बोगी या डिब्बे पर भी लग रही है और इस पर भी लग रही है। क्या समझे कि सर ये जो ट्रेन है पूरी की पूरी, इस ट्रेन के अंदर ये जो इंजन है, ठीक है, जो ट्रेन का इंजन है जो जनरेट करता है पूरी ट्रेन को, इस ट्रेन के इंजन की पावर यानी कि क्षमता जो है वो इस डिब्बे पर भी लगेगी, इस डिब्बे पर भी लगेगी, इस डिब्बे पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी, मतलब इक्वल लग रहा है। अब इसी को अपनो यहां पर इसको क्या समझ लेना है? ट्रेन समझ लेना है। इसको भी क्या समझ लेना है? ट्रेन। इसका मतलब हो गया कि ये जो 2 है, ये जो 2 है ये सोडियम के बराबर भी है और ये 2 क्लोरीन के बराबर भी है। क्या समझे कि सर ये जो 2 है ना, ये सोडियम पर भी लागू हो रहा है और ये जो 2 है ये क्लोरीन पर भी लागू हो रहा है। क्या समझ में आया? ट्रेन के इंजन की पावर ट्रेन के सारे डिब्बों पर इक्वल बराबर बराबर लगती है, सभी डिब्बों पर। तो यहां पर अगर मैं 10 भी लगा दूंगा तो इसका मतलब है बच्चों कि सोडियम 10 है और क्लोरीन भी यहां पर कितनी है? 10 है। ठीक, अभी मैंने क्या रख रखा है? यहां पर 2 रख रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे सोडियम 2 है, यहां पे सोडियम 2 है, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम सही चल रहा है। मैं क्या कर देता हूं, क्लोरीन यहां पे जब काउंट करता हूं तो क्लोरीन भी कितनी आएगी? क्लोरीन कितनी आएगी? 2 आएगी, क्योंकि सर भी आपने बताया कि ट्रेन के डिब्बों पर इंजन की पावर इक्वल लगती है, बराबर लगती है, यानी कि क्लोरीन भी कितनी है? 2। अब जरा ध्यान से देखो, यहां क्लोरीन 6 है और यहां क्लोरीन कितनी है? 2 है, यानी कि रिएक्शन क्या हो गई? अनबैलेंस हो गई, असंतुलित हो गई अभिक्रिया। उसको अपने क्या करेंगे? संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि रिएक्शन को अनबैलेंस और बैलेंस का अर्थ यहां पर यह है, अगर आपको बैलेंस करना है, संतुलित करना है अभिक्रिया को, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन दोनों क्या होने चाहिए बच्चों? इक्वल होने चाहिए। यानी कि इधर भी सोडियम 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, इधर भी 2 है तो इधर भी 2, इधर 2 है तो या तो इधर 2 कर दो, ये काम करो, इधर 6 है तो इधर 6 कर दो। अपने दोनों में से कोई एक पक्ष बदल दे देंगे, या तो इधर वाला पक्ष बदल देंगे या इधर वाला पक्ष बदल देंगे। ये अपने को क्या करना है? कांटा जो होता है ना मापने वाला, उधर जितने किलो का बाट रखा है उधर उतना ही अपने को सामान तोलना है, बराबर वेट काउंट करना है इसका। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? एक तो ये कर सकता हूं मैं यहां से 3 हटा दूं। अगर मैं यहां 3 हटा दूंगा तो क्लोरीन कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को बदल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? लेफ्ट हैंड साइड को बदल रहा हूं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को बदल देता हूं तो राइट हैंड साइड क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। अब आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही चाहिए, क्लोरीन तो हमको 6 ही चाहिए, आप एक काम करो इधर चेंज कर दो। तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पे 2NaCl3 कर देता हूं। अब आपने क्या समझे कि सर यहां NaCl3 जो है इसका मतलब हो गया कि ये क्लोरीन नीचे 3 है और आगे कितने लगी है? 2 लगी है, तो मल्टीप्लाई होगी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब आप कहोगे सर कि यहाँ पे तो इस क्लोरीन पे इंजन की पावर भी लग रही है, इस एग्जाम्पल के थ्रू ये 2 जो है ये क्लोरीन पर भी लग रहा है, तो फिर ये 2 क्लोरीन पे लग रहा है और ये 2 जो है सोडियम पर भी लग रहा है, तो इस हिसाब से ये 3 जो है ये क्लोरीन पर भी लगेगा और सोडियम पर भी लगेगा क्या? नहीं, यहां ये चीज पैरों में पड़ी है बच्चों, ये चीज कहां पड़ी है? पैरों में। तो जो चीज पैरों में पड़ी है ना वो वहीं तक सीमित रहती है। अब चप्पल उठा के माथे पे थोड़ी रखते हैं अपने, नहीं रखते ना,
वो पैरों तक पड़ी है। इसका मतलब है कि क्लोरीन पर ये तीन, सिर्फ ये जो तीन है ये क्लोरीन तक ही सीमित है, ये सोडियम तक सीमित नहीं है। तो अपने क्या समझे कि सर दो तो सब पे लागू होगा, दो तो सब पे लागू होगा ना। ये आप सर पे पानी डाल रहे हो, नीचे तक जाएगा वो, है ना, वो बराबर आएगा। पैरों में पानी डाली सर पे थोड़ी जाएगा, वो नहीं जाएगा ना। मतलब ये जो तीन है ये सिर्फ क्लोरीन पे लागू होगा, सोडियम पे लागू नहीं होगा। इस हिसाब से मैंने क्लोरीन यहां पर कितने कर दी बच्चों, 6 कर दी, 2NaCl3। इस तरीके से अपने क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यानी कि बैलेंस करने का अर्थ यहां पर सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि सर हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों अगर बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड रिएक्शन, यानी कि संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई सभी को? यस या नो? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। सेकंड पॉइंट इज वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया उसको हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब पहली रिएक्शन क्या थी, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा था। यहां पर एकल उत्पाद नहीं बनेगा, रिएक्शन को उल्टा कर दो, यहां पर एकल अभिकारक होगा। सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा और 2 and more than प्रोडक्ट तैयार करेगा। यानी कि ऐसी विक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा जो कि क्या करेगा, टूटेगा और टूटकर क्या करेगा, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा ना। अभिकारक सिंगल है, ठीक है, उत्पाद कितने हैं, दो या दो से अधिक बनेंगे। हमें ऐसा कुछ करना है। तो ऐसी विक्रिया जिसमें हम क्या करेंगे, एकल अभिकारक को तोड़ेंगे और एकल अभिकारक को तोड़कर हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेंगे। यानी कि सिंगल रिएक्टेंट है हमारे पास। रिएक्टेंट क्या है, सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल अभिकारक, ब्रेकडाउन टूटेगा और क्या करेगा, 2 and more than दो या दो से अधिक क्या करेगा, प्रोडक्ट तैयार करेगा। उत्पादों की संख्या यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। जब उत्पादों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। समीकरण लेंगे अपने फेरस सल्फेट को, FeSO4 फेरस सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हीट दे रहे हैं। जब मैं फेरस सल्फेट को हीट देता हूं तो यहां पर ये किस में टूटेगा, फेरस ऑक्साइड में, Fe2O3 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है। अब यहां पर देखो फेरस को मैंने क्या किया, 2FeSO4, फेरस सल्फेट मैंने लिया और फेरस सल्फेट को मैंने क्या दी, हीट दी। हीट देने के बाद इसको मैंने क्या किया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में तोड़ दिया। अब रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, सिंगल है। अभिकारक हमारे पास क्या बच्चों, सिंगल है। एकल अभिकारक को मैंने तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पादों को तैयार किया, तो ऐसी विक्रिया हम क्या कहेंगे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। इधर देखो फेरस कितनी है, 2 है, तो इधर फेरस कितनी है, 2 है। इधर सल्फर कितनी है, 2 है, तो सल्फर एक ही रही, सल्फर एक ही रही, 2 रही, है ना। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, 4 दूना 8, तो 3 2 5 2 3 8 बराबर चल रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। फेरस कितनी है हमारे पास, 2 है। सल्फर कितनी है बच्चों, 2 है। और ऑक्सीजन कितनी है, 8 है। अब कैसे कि सर आपने बताया था कि अगर ट्रेन के आगे इंजन लगा हुआ है तो इंजन की पावर जो है सबके ऊपर बराबर बराबर लगती है। इट्स मीन Fe के आगे 2 लगा है तो ये 2 Fe के भी हैं, ये 2 सल्फर के भी हैं और ये 2 जो है ऑक्सीजन के भी हैं। मतलब Fe तो 2 हो गई, सल्फर भी कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई। इसके अलावा यहाँ पर जो है ऑक्सीजन कितनी होगी, 4 दूना 8, यानी कि ऑक्सीजन कितनी होगी, 8 हो गई। पैरों में जो लगा होता है वो पैरों तक ही सीमित होता है बच्चों उसकी, यानी कि ये जो 4 है ये सिर्फ ऑक्सीजन तक ही सीमित रहेगा, ये 4 सल्फर फेरस तक नहीं जा सकता। इधर आ जाओ बच्चों, यहां फेरस कितनी है बच्चों, देखो फेरस 2 है, पैरों में 2 लगे तो 2 है।
सल्फर काउंट करो, एक सल्फर तो ये रही, एक सल्फर, ये दो काउंट मत कर लेना क्योंकि ये तो ऑक्सीजन की है, सल्फर के थोड़ी है। तो सल्फर एक ये रही, सल्फर एक ये रही, दो कितनी हो गई, दो हो गई। अच्छा ऑक्सीजन कितनी है कि सर 3 2 5 3 8, ऑक्सीजन कितनी होगी बच्चों, 8 हो गई। अब रिएक्शन क्या थी, वियोजन अभिक्रिया कि सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण अगर कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, है ना। रिएक्टेंट टूटेगा, है ना, और दो से अधिक उत्पादों का निर्माण यहां पर करेगा। हालांकि यहां पर हीट देनी पड़ रही है बच्चों, यहां पर क्या देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, उष्मा देनी पड़ रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ली जाती है, अभिक्रिया को, रिएक्शन को करने के लिए हीट को लिया जाता है, अवशोषित किया जाता है, उसे कहते हैं उष्माशोष्य अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं, उष्माशोष्य अभिक्रिया। इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, अवशोषित हो जाती है। तो अगर उष्मा अवशोषित हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उष्माशोष्य अभिक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो सेकंड टॉपिक क्या था, वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण अगर कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जांपल नहीं बताए, सीधा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। केमिकल रिएक्शन चल रही है ना अपने पास, केमिकल रिएक्शन। तीसरी अभिक्रिया हमारे पास है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित करेगा, और विस्थापित करके क्या करेगा, नए युग्म के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि पैसा वाला आदमी जो है वो क्या करेगा, गरीब आदमी को भगा देगा और खुद जाकर क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा। ऐसा कुछ सिस्टम जो है इसके अंदर होता है, यानी कि अधिक अभिक्रिया तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को, कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और एक बात, विस्थापित करके क्या करेगा, खुद जाकर जुड़ जाएगा और समय खुद जाकर समय नया युग्म बनाएगा, नया जोड़ा जो है बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, किसको, लोअर रिएक्टिव मेटल, कम अभिक्रियाशील तत्व को जो है मेटल को विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर, और क्या करेगा, सेल्फ नया, खुद क्या करेगा, एक न्यू पेयर, एक नया जोड़ा बनाएगा बच्चों, न्यू पेयर एक नया जोड़ा बना लेता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील तत्व के साथ जाकर क्या करेगा, जुड़ जाएगा और खुद क्या करेगा, नया युग्म बना लेगा। जैसे कि बच्चों मैं यहां पर एक रिएक्शन लेता हूं, रिएक्शन है फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, FeCu4। मैंने एक तो एलिमेंट लिया फेरस, एक लिया है, एक साल्ट लिया मैंने कॉपर सल्फेट, और इन दोनों की रिएक्शन करवा दी मैंने, है ना। तो अब यहां पर होता क्या है कि जो सक्रियता श्रेणी जो है, रिएक्टिविटी जो टेबल है, उस टेबल के अंदर हम देखते हैं कि फेरस जब वो ऊपर आता है, यानी कि रिएक्टिव मेटल ज्यादा अभिक्रियाशील है। ज्यादा अभिक्रियाशील का मतलब है पावरफुल ज्यादा है। कॉपर यहाँ पे अभिक्रिया क्या करता है बच्चों, कम करता है। आपने ये भी सुना होगा फिजिक्स के अंदर कि कॉपर का जो प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस चार्ज जो होता है, वो क्या होता है, कम होता है, और फेरस का क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि लाइट को कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं कौन, लोहा, फेरस जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं। कॉपर के वायर क्यों बनाए जाते हैं, ये तो कारण है कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं और ये ज्यादा करते हैं, ठीक है। अगर इसको एनवायरमेंट में रखा जाए, रिएक्शन तो कॉपर भी करता है, बट
इन्वायरमेंट में फेरस क्या करता है, ज्यादा अभिक्रिया करता है, यानी जंग लगने की जो प्रक्रिया इसके अंदर ज्यादा होती है। तो यहाँ जो फेरस है क्या करेगा, अभिक्रियाशील ज्यादा है, कॉपर को क्या करेगा, लात मार के भगा देगा, और इसके साथ क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा। तो यहां पर क्या हुआ, फेरस सल्फेट प्लस में क्या हो जाएगा, कॉपर, फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर, यानी कि फेरस यहां पर क्या था, अभिक्रियाशील ज्यादा था, और कॉपर यहां पे अभिक्रियाशील क्या था, कम था। तो फेरस ने क्या किया, कॉपर को भगा दिया और खुद जाकर क्या कर ली, सल्फेट के साथ दोस्ती कर ली। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होते हैं, वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को, जो लोअर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, उनको डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि विस्थापित कर देते हैं। ऐसी बिरु क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आएगी बात सभी को, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। अच्छा, इसी के थ्रू मैं एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों आपको। अगर इसमें मैं क्या कर दूं, Ag प्लस में कॉपर सल्फेट कर दूं, Ag प्लस में कॉपर सल्फेट करूं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंने यहां पर सिल्वर लिया है Ag प्लस में मैंने यहां पर क्या लिया, कॉपर, तो मैं इन दोनों की, अच्छा मान लो इसकी जगह मैं गोल्ड ले लेता हूं बच्चों, Au, ये लीजिए, मैं गोल्ड की रिएक्शन करवा रहा हूं कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या गोल्ड कॉपर सल्फेट को विस्थापित करेगा, क्या गोल्ड फेरस सल्फेट में से फेरस को डिस्प्लेस कर पाएगा, यस या नो, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो लो रिएक्टिव मेटल्स है, और कॉपर इसकी तुलना में थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही क्या करेंगे, लोअर रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर थोड़ा उल्टा चल रहा है, यानी कि गोल्ड ऑलरेडी क्या है, कम अभिक्रियाशील तत्व है, यानी कि सोना जो है वो ऑलरेडी क्या है, कम अभिक्रियाशील तत्व है, और ये कॉपर सल्फेट से जाकर दुश्मनी लेगा ही नहीं। जैसे ही कॉपर के पास जाएगा, ये कहेगा तू कौन, मैं खामा खा, तो ये बिना मतलब आ रहा है इसके पास, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो रिएक्शन है वैसे की वैसे यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ये वही बात होगी कि दाल के पानी के अंदर कंकड़ डाल दिया, अब कंकड़ जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया थोड़ी करेगा, वो घुलेगा थोड़ी, नहीं घुल सकता ना, क्योंकि यहाँ पर पत्थर की जो इंटेंसिटी है वो पानी की तुलना में क्या है, ज्यादा है। अगर आपने पानी के अंदर चीनी डाल दी है तो वो घुल सकता है, क्योंकि वहां पर कंडीशन अलग अप्लाई हो जाती है। कुल मिलाकर बात ये कह सकते हैं कि बच्चों मटर पनीर बनाना पॉसिबल है, बट बैंगन पनीर बनाना पॉसिबल नहीं है। जबरदस्ती बना भी देंगे तो वो जो है खाने लायक है नहीं, है ना। तो कुल मिला के ये हुआ कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है वही क्या करेंगे, लोअर रिएक्टिव मेटल को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, अन्यथा वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर, देखो अब हम रिएक्शन कौन से पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी विक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान, ऐसी विक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। आयंस आर चेंज इन दिस रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों, आयन चेंज हो जाएंगे, आयन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक रिएक्शन लेता हूं सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इस अभिक्रिया को मैं करवा देता हूं बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड से करवा देता हूं। अब यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मैंने लिया है, यहाँ पे क्लोरीन और सल्फेट, ये क्या है, आयंस है, ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अच्छा, जब आयंस चेंज हो जाएंगे तो रिएक्शन क्या बनेगी कि सर जब आयन चेंज हो रहे हैं तो इसका मान के चलो कि सर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर Na2Na प्लस Cl प्लस में BaSO4, कुछ ये रिएक्शन मिलेगी मेरे को। मतलब यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जो मैं रिएक्ट करवाता हूँ, दो अभिकारकों को जो मैं मिलवाता हूँ रिएक्टेंट्स को, तो मुझे रिजल्ट ये मिलता है, यानी कि इस रिएक्शन में आयंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहां पर जरा नोटिस करो, सल्फेट और सोडियम एक साथ है, ठीक है, सल्फेट और सोडियम एक साथ है, बट यहां देखो सोडियम अलग है और सल्फेट अलग है, ठीक है। अच्छा, यहां देखो बच्चों बेरियम और क्लोराइड एक साथ है, बट यहां देखो
क्लोराइड अलग है और बेरियम यहाँ पर क्या है, अलग है। अब चाहिए रिएक्शन बैलेंस है क्या, देखो सोडियम कितनी है, 2 है, सल्फर कितनी है बच्चों, 1 है, ऑक्सीजन कितनी है बच्चों, 4 है, ठीक है। और यहाँ बेरियम कितनी है, 1 है, और क्लोरीन कितनी है बच्चों, 2 है, ठीक है। इधर आ जाऊं, सोडियम कितनी है बच्चों, 2 है, क्लोरीन कितनी है, 2 है, बेरियम कितनी है बच्चों, 1 है, सल्फर कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। मैच करो, सोडियम 2 है बच्चों तो सोडियम इधर भी 2 है, इधर सल्फर 1 है तो इधर सल्फर 1 है, इधर बेरियम 1 है तो इधर बेरियम 1 है बच्चों, इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर क्लोरीन 2 है बच्चों तो यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, 2 है। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आयंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर आयंस अगर चेंज हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे द्विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आयन आर चेंज इन दिस रिएक्शन। और उसमें देखो मैंने एक रिएक्शन लिखी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की, जब मैं रिएक्शन करवाता हूं तो मेरे पास ये रिजल्ट प्राप्त होता है। और अभिक्रिया जो है बैलेंस भी है यानी कि संतुलित अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को एक नाम और दिया गया बच्चों, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें क्या प्राप्त होता हो, अवक्षेप प्राप्त होता हो, रिएक्शन के अंदर हमें अवक्षेप प्राप्त होता हो तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें एक अविलेय पदार्थ जिसके अंदर प्राप्त होता हो, अविलेय अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसके बाद जो रिएक्शन है वो हमारे पास कौन सी है बच्चों, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। नोट डाउन कर रहे हो क्या, साथ साथ करना था, अगर नहीं कर रहे थे तो कर लेते, ज्यादा बेटर था ना, नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर आपको साथ साथ में कर लेते, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे बच्चों, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे बच्चों। ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया का यहाँ पर अर्थ क्या है, ऐसी रिएक्शन बच्चों जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो, ऑक्सीजन आर ग्रोथ इन दिस रिएक्शन। उपचयन का मतलब देखो बच्चों, उप का मतलब हो गया ग्रोथ, उप का मतलब क्या हो गया, ग्रोथ। और किसकी ग्रोथ हो रही है बच्चों, ऑक्सीजन की। यानी कि ऐसी रिएक्शन, उप यानी कि ऊपर, ऊपर यानी कि ग्रोथ, उप का मतलब ऊपर हो गया, और ऊपर मतलब ग्रोथ हो रही है, और किसकी ग्रोथ हो रही है, ऑक्सीजन की ग्रोथ हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन की क्या हो रही है बच्चों, ग्रोथ हो रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, है ना, सॉरी वृद्धि हो, ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो। इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शंस ऑक्सीजन is growth in the form of product, in the form of product, उत्पाद जो बनेगा उसमें ऑक्सीजन क्या मिलेगी हमको, वृद्धि मिलेगी। जिस प्रकार से मैं क्या लेता हूं, कॉपर लेता हूं, यहां पर मैंने क्या लिया, कॉपर, और मैं इस कॉपर की रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, ऑक्सीजन से। मैं इस कॉपर की ऑक्सीजन किससे करवा रहा हूं, रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा रहा हूं। जब इस कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होगा बच्चों, 2CuO, 2 कॉपर ऑक्साइड, ठीक। रिएक्शन बैलेंस है, इधर 2 कॉपर 2 है, इधर भी कॉपर 2 है, इधर पैरों में लगी है 2, तो जो पैरों में लगता है वो 2 इधर काउंट हो गया ना, ये आगे लगा दिया मैंने, तो ये जो 2 है ये कॉपर भी लग रहा है, और ये 2 जो है ऑक्सीजन पर भी लग रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब यहां देखो कॉपर क्या था, सिंगल था, यहां कॉपर क्या था बच्चों, सिंगल था, और जैसे सिंगल कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन मर्ज हो गई, जुड़ गई, तो देखो बच्चों यहां पर क्या हो गई, वृद्धि। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही हो, ग्रोथ हो रही हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, ग्रोथ हो रही हो, उससे हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया, अपचयन
अभिक्रिया, यानी कि सर रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया। अब देखो इसमें अप है ना, अप का मतलब क्या हो गया बच्चों, नीचे, अप का मतलब क्या हो गया, नीचे, और नीचे का मतलब क्या हो गया, कमी। जब अभिक्रिया में क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी। अगर यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि अपचन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम CuO प्लस में H2, ठीक है। मैं यहां पर कॉपर ऑक्साइड ले रहा हूं, प्लस में मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, जल प्राप्त हो जाएगा, प्लस में मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, CO। अब वहां पर क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की क्या हो गई हो, कमी। अब जरा ध्यान से देखो, CuO यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या है, साथ है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ है, अब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो जरा ये ध्यान से देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, अकेला है। तो ऐसी कंडीशन में इसको मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों, अपचन अभिक्रिया। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, अपचन, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन नाम दे दिया बच्चों, रिडक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो। तो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड था, इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन से करवाई। जैसे मैं इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाता हूं, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, जल बना लेगा। पानी बन गया ना, यहाँ पर जल बन गया, और यहाँ पर कॉपर क्या रह गया, अलग हो गया, अकेला रह गया। तो जब कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कि ऑक्सीजन निकल चुकी है, ऑक्सीजन निकल चुका या कमी है, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि उपचन अभिक्रिया, अपचन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी को बच्चों हम क्या नाम दे सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन भी इसी का ही नाम है। कैसे, जरा ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड है मेरे पास, कॉपर और ऑक्सीजन, प्लस में मैंने हाइड्रोजन लिया। यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मेट मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिली है, हाइड्रोजन के साथ यहां पर ऑक्सीजन क्या है, मिली है। तो जब ऑक्सीजन ग्रोथ हो जाती है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, तो उसे हमने क्या नाम दिया था, उपचन नाम दिया था। यानी कि एक रिएक्शन तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन, यानी कि बच्चों उपचयन अभिक्रिया हो रही है। उपचयन का मतलब, सर उप का अर्थ ऊपर था, उप का अर्थ क्या था, ऊपर था, ऊपर मतलब ग्रोथ, और ग्रोथ किसकी हो रही है, ऑक्सीजन की। तो जरा यहां ध्यान से देखो, H2 पहले यहां अकेला था, H2 अकेला था, अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ग्रोथ हो गई, क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। उसको मैंने क्या नाम दे दिया, उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन। अब जरा यहां देखो, यहां पर हाइड्रोजन अकेला था, अब यहां पे क्या हो गए, जुड़ गया, सॉरी यहां पे कॉपर ऑक्साइड जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां से ऑक्सीजन निकल गई, अब यहां पर कॉपर अकेला रह गया, उसको मैंने नाम दे दिया अपचन। यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन निकल भी रही है और जुड़ भी रही है। एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो वो कौन सी होगी, उपचन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिनके अंदर दोनों होती हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचन व अपचन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हो, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर दोनों हो, इसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों अभिक्रिया जब उसके अंदर देखने को मिले, तो उसका मतलब हो गया वो अभिक्रिया कौन सी है बच्चों, वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो जिसके अंदर अपचन और उपचन दोनों हो तो रेडॉक्स है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, जैसे कि हाइड्रोजन अकेला है यहां पर, ये हाइड्रोजन देखो, यहां पर हाइड्रोजन अकेला था, यहां पर क्या बन गया, जल, तो यहां पर वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि। जब वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन यानी उपचन। यहां पहले ये क्या था, ग्रुप में था, अब इस ऑक्सीजन निकल गई है, कमी हो गई है, तो निकलते ही क्या बन गया बच्चों, CU बन गया, तो यहां पर क्या हो गई, कमी हो गई, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, अपचन, यानी कि रिडक्शन नाम दे दिया। मतलब कि दोनों हो रही है, यहां पर रिएक्शन कौन सी हो रही है, दोनों हो रही है, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात। इसके बाद हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक है, उसके बाद कोरोजन और रेंसिडिटी, यानी कि संक्षारण और विकृत गंधिता, संक्षारण और विकृत गंधिता।
संक्षारण और विकृत गंधिता को हम यूं समझ सकते हैं, संक्षारण का अर्थ होता है जंग लगना। कोई भी वस्तु, जैसे कि इसको कोरोजन बोलेंगे ना, कोरोजन, उसको रेंसिडिटी बोलेंगे, रेंसिडिटी, जिसके अंदर कोई भी मटेरियल, जैसे कि लोहा हो सकता है, वो एल्यूमिनियम हो सकता है, वो चांदी हो सकता है, वो कॉपर हो सकता है, जिनके अंदर जंग लगता हो। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को, कोई मेटल्स है ना, धातु को आप जल यानी कि वाटर, जल, नमी, मॉइस्चर है ना, हवा, ऑक्सीजन आदि के अंदर छोड़ देते हैं, तो वो मेटल या धातु क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करके क्या बना लेगा बच्चों, ऑक्साइड बना लेगा। इसे क्या कहते हैं, जंग लगना, या फिर कह सकते हैं संक्षारण कहते हैं। उसकी प्रकृति का खराब हो जाना या विकृत हो जाना, उसे क्या कहेंगे, संक्षारण कहते हैं। और उसके बाद है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब है कि ऐसे फूड पैकेट्स जो हम यूज कर रहे हैं, ऐसा भोजन जो दूषित हो रहा है, ऐसा भोजन जो दूषित हो रहा है। अच्छा, दूषित होता क्यों है बच्चों, जब भोजन, फूड जब है, ये ऑक्सीजन, नमी या जल के जब संपर्क में आता है तो ये अपघटित हो जाता है। जब भोजन जो है ऑक्सीजन, नमी या जल के जैसे संपर्क में जाता है तो ये क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। और अपघटित होकर क्या बना लेता है, फंगस बना लेता है वो, क्योंकि उसके अंदर स्पोर डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं, स्पोर। भोजन खराब हो रहा है यहाँ पर, स्पोर, जो कि आगे जाके कवक यानी कि फंगस बना लेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर कुछ एंटी जो गैसेज जो होती है उनको मिला दिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गैसेज जो है, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन, यानी कि भोज्य चीजों को, फूड जो है उनको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसी गैसेज का यूज कर रहे हैं जो क्या कर सकते हैं, भोजन को बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं, खराब होने के लिए। यानी कि अगर भोजन ऑक्सीजन, नमी या जल के संपर्क में जाता है तो संपर्क में जाते क्या हो जाएगा, वो विकृत हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और अगर खराब हो गया तो उसमें स्पोर डेवलप हो जाएंगे, वो आगे जाके कवक यानी फंगस बना लेगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम नाइट्रोजन जैसी चीजें क्या करते हैं, उस फूड के अंदर मिला देते हैं। और ये ज्यादातर बच्चों पैकेजिंग में काम आती है। जब हम भोजन को पैक करते हैं, तो आपने भुजिया, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे खाए होंगे, क्या खाते ही हैं, खा ही रहे होंगे। तो उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा, जो पैकेट्स जो होता है वो फुला हुआ होता है, पूरी तरह से भरा हुआ होता है। उसके अंदर होता तो 30-35 ग्राम ही है नमकीन, उसके अंदर 30-35 ग्राम होती है, लेकिन हवा उसके अंदर पूरी तरह से भरी हुई होती है। वो हवा जो है वो कौन सी बच्चों, वो नाइट्रोजन जैसी गैसें, एंटीऑक्सीडेंट गैसें जो वो मिला दी जाती है, ताकि भोजन क्या हो, रैंसिडिटी से बचाया जा सके, विकृत गंधिता से बचाया जा सके। तो ये से हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहते हैं। संक्षारण यानी कि जल, नमी आदि संपर्क होकर वो ऑक्साइड बना देते हैं, यानी कि जंग लगने की प्रक्रिया को आप कह सकते हैं, जंग लगने की प्रक्रिया जो है, जंग लगने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, संक्षारण कह सकते हैं। ठीक, तो आज इन 6 अभिक्रियाओं के पश्चात, यानी कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स के बाद हमारे पास 3 रिएक्शन और हैं, जो कि इन्हीं का ही पार्ट है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और द्विस्थापन अभिक्रियाओं को अंदर जो है एक एक अभिक्रियाओं को और पढ़ सकते हैं हम, जिसको जो है अलग से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, वो 6 अभिक्रियाओं यानी कि अभिक्रिया वो 6 की 6 ही हमारे पास, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन, उपचयन, अपचयन जो है वो अभिक्रिया 6 ही है हमारे पास। लेकिन उन 6 अभिक्रियाओं में से 3 अभिक्रिया और हम पढ़ रहे हैं, जो किसका क्या है, भाग है। सबसे पहले हमारे पास है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो रही हो, ऊष्मा निकल रही हो, हीट जो है वो निकल रही हो। ऐसी विक्रिया जिसमें ऊष्मा, हीट जो है निकल रही हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ऊष्मा रिलीज होती है। जैसे मेथेन वाली रिएक्शन हो रहा है किताब के अंदर आपके पास एनसीईआरटी 10th क्लास में, उसमें भी क्या है, हीट निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट यानी कि ऊष्मा अगर निकल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या इसको हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकल रही है। तो यहाँ पर बच्चों देख रहे हो आप, ऊष्मा निकल रही है, हीट जो है रिलीज हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर रिएक्शन हमारे पास है, जो कि वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया मतलब सिंगल सब्सटेंस, सिंगल जो रिएक्टेंट जो होगा वो क्या करेगा, टूटेगा, और 2 and more than सब्सटेंस या प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता हो, सिंगल रिएक्टेड आर ब्रेकडाउन एंड वी फाउंड, हम क्या प्राप्त करते हैं, 2 and more than प्रोडक्ट।
दो से अधिक हम उत्पाद यहां पर प्राप्त कर रहे हैं, उसको ऊष्माशोषी भी कह सकते हैं। कैसे? कि सर इन रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट चाहिए, इन अभिक्रियाओं को करने के लिए क्या चाहिए? हमें हीट चाहिए, यानी कि ऊष्मा चाहिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा अवशोषित होती है। इनके अंदर ऊष्मा क्या होती है बच्चों? अवशोषित। तो आप देख रहे हो इनकी ये जो ट्राइंगल है, ये हीट का सिग्नल है ना, ऊष्मा। इनको आप सनलाइट भी मान सकते हो, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। ऐसी विक्रिया जिसमें आप सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश देकर या हीट देकर जो है ना विक्रियाओं को करवाते हो। जैसे कि हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही हीट देते हैं तो ये सिल्वर Ag और क्लोराइड Cl2 में टूट जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को मैं जब हीट देता हूं तो ये 2Ag प्लस में Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट देता हूं, उसको गर्म करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी विक्रिया जिसमें क्या होती है? ऊष्मा अवशोषित होती हो। तो आप देख रहे हो इस विक्रिया को करने के लिए मुझे हीट चाहिए, मुझे ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा जो है अवशोषित हो रही हो। तो यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित हो रही है और फिर मेरे को क्या मिल रहा है? यहाँ पर प्रोडक्ट जो है उत्पाद प्राप्त हो रहा है। इसमें क्या हो रही थी? ऊष्मा जो है निकल रही थी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये कौन सी रिएक्शन है जो हम करते हैं? शोषण वाली, रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, श्वसन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो मैं ग्लूकोज ले रहा हूं और ग्लूकोज को मैं तोड़ रहा हूं ऑक्सीजन के साथ। जब मैं इसको यूज करता हूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और हीट के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया? रेस्पिरेशन रिएक्शन या श्वसन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसमें देखो हीट जो वो निकल रही है, उष्मा जो है निकल रही है। यहाँ हीट जो है यहाँ पर क्या हो रही है? यूज हो रही है, यानी कि एक जगह तो है उत्सर्जित हो रही है, एक जगह अवशोषित हो रही है। तो इनको मैंने ऊष्मा क्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक को मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नाम दिया। ये जो थर्ड नंबर जो अभिक्रिया बच्चों, ये है द्विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि जिसके अंदर एक अवक्षेप या अविलेय पदार्थ जो है लास्ट के अंदर प्राप्त होता हो, उसे हमने क्या नाम दिया था? द्विस्थापन अभिक्रिया। उसे जो है अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या थी? कि सर जिसके अंदर जो है आयनों का क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो जाता है। तो जिस अभिक्रिया के अंदर आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, जैसे कि सोडियम सल्फेट मैंने लिया और बेरियम क्लोराइड यहां पर लिया, तो सल्फेट और क्लोरीन ये जो है बेरियम और सोडियम जो है इनसे अलग हो जाते हैं। ये अलग होकर क्या करेंगे? नए लोगों के साथ युग्म बना लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था? विस्थापन में तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व था, विस्थापन में अधिक अभिक्रियाशील तत्व था जो कि कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, यानी कि रिएक्शन वहां पर एक बार होती है। लेकिन यहाँ रिएक्शन कितनी बार हो रही है? दो बार होती है, इसलिए इसको द्विस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसको अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर अपक्षेप के रूप में जो है अविलेय पदार्थ जो है प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हमारे पास 6 रिएक्शन तो वैसे थी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और उसके बाद हमारे पास है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इन 6 विक्रियाओं के बाद इन 3 को और आप ऐड कर लो तो ये हो गई आपकी 9। अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी काउंट कर लेते हो तो आपकी हो जाती है 10 अभिक्रियाएं। यानी कि कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन, उसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। दोनों को एक बार और काउंट कर लें तो रिडॉक्स, उसके बाद आपके पास एक्सोथर्मिक, उसके बाद एंडोथर्मिक और उसके बाद प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि कुल मिलाकर आपके पास 10 अभिक्रियाएं हो जाती है। और ये जो 10 अभिक्रियाएं जो हैं आपके चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करती है। कोरोजन और एसिडिटी यानी कि जंग लगना और विकृत गंधिता होता है। क्लियर है सबको? क्लास में हमने क्या पढ़ा? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या था? 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक एकल उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद क्या था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में क्या समझा? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, एकल अभिकारक टूट जाता है, ब्रेकडाउन होता है, एंड 2 and more than सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण कर लेता है, उसे हमने क्या नाम दिया था? वियोजन अभिक्रिया नाम दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया अर्थ क्या था? कि बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। किसको? लोअर रिएक्टिव मेटल्स यानी कि कम अभिक्रियाशील तत्व को। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और खुद जाकर क्या कर लेगा? वहां पर ग्रुप बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों?
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि आयंस आर चेंज इन दिस रिएक्शन, यानी कि आयंस जो आयन जो है इसके अंदर अभिक्रिया के अंदर वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जब आयन इस अभिक्रिया के अंदर चेंज हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन, यानी कि विस्थापन 2 बार हो रहा है। विस्थापन कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो उसने क्या नाम दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम दिया। उसके बाद हमने पढ़ा उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, ऑक्सीजन की क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, यानी कि उपचयन, तो उसको हमने नाम दिया ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही हो उसको अपचयन नाम दिया गया। तो उपचयन और अपचयन 2 अभिक्रिया पढ़ी हमने, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन की कमी होना, जिसको हमने रेडॉक्स समीकरण भी नाम दिया था, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद यहाँ पर कोरोजन और एसिडिटी, यानी कि संक्षारण यानी जंग लगने की प्रक्रिया, और भोजन को विकृत होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता। इसके अलावा एक अभिक्रिया थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसके अंदर क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, जिसके अंदर क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। जैसे कि चूने वाली आप रिएक्शन जब करवाते हैं तो उसके अंदर ऊष्मा निकल रही है। जब हम फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रिएक्शन पढ़ते हैं कुछ, उनके अंदर ऐसा कुछ होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिनके अंदर जो है ऊष्मा का क्या होता है, यूज होता है, ऊष्मा शोषी, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक रिएक्शन हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया में पढ़ी थी, यानी अवक्षेप वाली, जिसके अंदर एक अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आपने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया करवाई थी तो आपको बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, उस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने लगभग पूरी बातें जो है कवर कर लेती हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।